न्यूट्रिनो, जिसे ब्रह्मांड का फंडामेंटल पार्टिकल भी कहा जाता है और इसे बहुत से लोग घोस्ट पार्टिकल भी बोलते हैं। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम न्यूट्रिनो के बारे में जानेंगे। न्यूट्रिनो हमारे ब्रह्मांड का सबसे मिस्टीरियस पार्टिकल है और कई सालों के बाद भी वैज्ञानिक इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी इकट्ठा कर पाए हैं, क्योंकि ये हमारे यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल है और ये इतना छोटा है कि ये एटम और मॉलिक्यूल्स के आर पार चला जाता है। इसलिए इस पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। ये ऐसा ही है जैसे कोई उल्का पिंड हमारे सोलर सिस्टम से गुजर रहा हो, क्योंकि जब कोई उल्का पिंड सोलर सिस्टम से गुजरता है तो उसकी किसी प्लैनेट से टकराने की संभावना कई लाख गुना कम हो जाती है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में खाली जगह बहुत ज्यादा है। इसलिए जब उल्का पिंड वहां से गुजरता है तब बहुत कम संभावना होती है कि वो किसी प्लैनेट से टकराए। वैसे ही जब न्यूट्रिनो किसी एटम से होकर गुजरता है तो वो उस एटम के कंपैरिजन में इतना छोटा होता है कि वो एटम की खाली जगह से बिना टकराए निकल जाता है। न्यूट्रिनो हमारे ब्रह्मांड के फंडामेंटल पार्टिकल में आता है, जो कि न्यूट्रल पार्टिकल होता है, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। और ये हमारे स्टैंडर्ड मॉडल एलिमेंट्री पार्टिकल में सबसे छोटा पार्टिकल है। जैसे पीरियोडिक टेबल में हम एटम को सजाकर एक सीरीज में रखते हैं, वैसे ही वैज्ञानिकों ने फंडामेंटल पार्टिकल या फिर वो पार्टिकल जिनसे हमारे एटम और न्यूक्लियस बने हैं, उनके लिए भी एक टेबल बनाया है, जिसे एलिमेंट्री पार्टिकल का स्टैंडर्ड मॉडल बोलते हैं। और उसी स्टैंडर्ड मॉडल में वैज्ञानिकों ने न्यूट्रिनो को भी जगह दी है और इसी न्यूट्रिनो को वैज्ञानिक ब्रह्मांड का मूल कण भी मानते हैं, जिसकी वजह से हमारी गैलेक्सी, अर्थ, मॉलिक्यूल और एटम का निर्माण हुआ है। बहुत से वैज्ञानिक इसके मिस्टीरियस बिहेवियर की वजह से इसे भूतिया कण भी कहते हैं। और अगर इसके साइज की हम बात करें तो इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जैसे कोई इंसान दूरबीन लेकर पहले हमारे सोलर सिस्टम को देखे, फिर उसके बाद हमारी धरती को देखे और फिर उसके बाद दूरबीन को और जूम करके हमारे इंडिया को देखे और फिर उसके बाद हमारे किसी राज्य को देखे, फिर उसके बाद किसी शहर को देखे, शहर के अंदर किसी गांव को देखे, गांव में मौजूद किसी पेड़ को देखे, तो हमें समझ में आएगा कि इस सोलर सिस्टम के अंदर ये पेड़ कितना ज्यादा छोटा है। और वैसे ही न्यूट्रिनो भी है। हमारे एटम के कंपैरिजन में ये बहुत ही ज्यादा छोटा है और यही रीजन है कि वैज्ञानिक इसके साइज और मास का पता आज तक नहीं लगा पाए हैं। अब अगर इस स्टैंडर्ड मॉडल की हम बात करें तो इसमें भी पार्टिकल को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला फेमियांस है। और फेमियान के अंदर आने वाले पार्टिकल का द्रव्यमान होता है और उनका अपना भार भी होता है। और दूसरी कैटेगरी की बात की जाए तो उसका नाम बोसोन है और बोसोन के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट्री पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि इनका अपना कोई भार नहीं होता है और न ही इनका द्रव्यमान होता है। और न्यूट्रिनो फर्माइंस की कैटेगरी में आता है, क्योंकि फर्माइंस अंदर आने वाले सभी पार्टिकल की वजह से हमारा ब्रह्मांड बना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि फर्माइंस की वजह से हर जगह पर मैटर मौजूद है। और इस फर्माइंस के अंदर भी पार्टिकल की दो और कैटेगरी है, जिसमें पहला क्वार्क आता है और दूसरा लेप्टन होता है। अगर क्वार्क की बात की जाए तो ये 6 प्रकार के होते हैं और इनकी खास बात ये होती है कि ये जब भी ब्रह्मांड में पाए जाते हैं तब ये 3 के पेयर में पाए जाते हैं और आज तक इन्हें कभी भी अकेला नहीं देखा गया। और इन ग्रुप को ही हेड्रन बोला जाता है, जिनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जैसे कण बनते हैं। यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक तरीके से क्वार्क का ही रूप है। और दूसरी तरफ फर्माइंस की दूसरी कैटेगरी की बात की जाए तो उन्हें लेप्टन कहा जाता है, जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और 3 न्यूट्रिनो पार्टिकल होते हैं। अब यहाँ पर सबसे मजेदार चीज ये है कि क्वार्क्स में जो भी 6 टाइप के क्वार्क्स थे वो एक दूसरे से एकदम अलग थे। उनका चार्ज, स्पिन, मास और एनर्जी हर चीज अलग थी। लेकिन लेप्टन के अंदर 3 तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर उनके चार्ज और स्पिन एक तरह के होते हैं और उनमें सिर्फ उनके मास में डिफरेंस होता है। और उन तीनों लेप्टन का नाम इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ है। यहाँ पर म्यूऑन और टाउ को हम इलेक्ट्रॉन का बड़ा भाई कह सकते हैं, जो कि साइज में इलेक्ट्रॉन से काफी बड़ा होता है, लेकिन क्वालिटी एकदम इलेक्ट्रॉन वाली ही रखता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का स्पिन आधा होता है, वैसे ही म्यूऑन और टाउ का स्पिन आधा होता है और जो क्वालिटी इलेक्ट्रॉन में होती है वही क्वालिटी म्यूऑन और टाउ में होती है। लेकिन म्यूऑन और टाउ का मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है
इसलिए ये पैदा होते ही तुरंत खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि म्यूऑन का खत्म होने का टाइम लगभग 2 माइक्रोसेकंड है और वहीं पर टाउ की जो उम्र है वो म्यूऑन से करोड़ों गुना कम है, क्योंकि यहाँ पर टाउ का मास म्यूऑन के मास से ज्यादा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में होता है और उसी वजह से उसका मास इलेक्ट्रॉन से पहले ही खत्म हो जाता है। और यही इलेक्ट्रॉन म्यूऑन और टाउ की वजह से ही न्यूट्रिनो का जन्म होता है, क्योंकि जब ये बेटा डीके होता है तब उसी दौरान इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो भी निकलते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो कहा जाता है। और कई बार बेटा डीके के दौरान इलेक्ट्रॉन की जगह म्यूऑन का जन्म होता है, और जब म्यूऑन का जन्म होता है तब उस दौरान जिस न्यूट्रिनो का जन्म होता है उसे म्यूऑन न्यूट्रिनो कहा जाता है। और जब बेटा डीके के दौरान टाउ पार्टिकल का जन्म होता है तो उसके साथ जो न्यूट्रिनो निकलता है उसे टाउ न्यूट्रिनो कहा जाता है। यानी कि जब भी बेटा डीके होगा तो जिस टाइप का इलेक्ट्रॉन होगा उसी प्रकार का न्यूट्रिनो भी हमें देखने के लिए मिलेगा। यानी कि आपने देखा कि बेटा डीके में जरूरी नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही निकले, बल्कि म्यूऑन और टाउ भी निकल सकते हैं। और जब बेटा डीके के दौरान म्यूऑन पार्टिकल का जन्म होगा तब उसके साथ पैदा होने वाले न्यूट्रिनो को म्यूऑन न्यूट्रिनो कहा जाता है। और जब टाउ पार्टिकल का जन्म होगा तो उसके साथ पैदा होने वाले न्यूट्रिनो को टाउ न्यूट्रिनो कहा जाता है। और इसी वजह से बेटा डीके के दौरान जो भी पार्टिकल एमिट होता है उसको देखकर वैज्ञानिक बता पाते हैं कि उस वक्त कौन सा न्यूट्रिनो निकला होगा। यानी कि अगर उन्होंने बेटा डीके के दौरान म्यूऑन को डिटेक्ट किया तो उन्हें पता चल जाता है कि इस समय जो न्यूट्रिनो निकला होगा वो म्यूऑन न्यूट्रिनो होगा। और इसी तरह टाउ और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का भी पता लगाया जाता है। और अब आपने देखा कि कैसे न्यूट्रिनो के भी अपने 3 प्रकार होते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर बेटा डीके क्या है। तो इसको समझने से पहले हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को समझना पड़ेगा, तब जाकर हम बेटा डीके को समझ पाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स एटम से बना है और सभी एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। लेकिन जब न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा कम होती है तो न्यूक्लियस स्थिर होते हैं और उन्हें बांध कर रखने का काम ग्लूऑन करता है। और जैसे सीमेंट ईंटों को जोड़ के रखने का काम करता है, वैसे ही ग्लूऑन इसी सीमेंट की तरह न्यूक्लियस को जोड़कर रखता है। और ऐसे न्यूक्लियस को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस कहा जाता है। लेकिन जब उसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तब उनको आपस में जोड़कर रखना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसी सिचुएशन में न्यूक्लियस अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे बर्बाद करने लगता है। और ऐसे ही न्यूक्लियस को वीक न्यूक्लियस बोलते हैं। जैसे गर्मी का मौसम है और एक कमरे में बहुत से लोगों को भर दिया जाए तो कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे लोग उस घर से बाहर निकलने लगते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से कम जगह में ज्यादा लोग नहीं रह सकते। लेकिन उस कमरे का मुखिया सबको एक कमरे में रोक कर रखना चाहता है। लेकिन इसके बाद भी लोग धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। और वैसे ही जो वीक न्यूक्लियस का मुखिया यानी कि W और Z बोसोन होता है, जो कि वीक न्यूक्लियस को समेट कर रखने की कोशिश करता है। यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स में ग्लूऑन एक दूसरे को बांध कर रखता है, वैसे ही वीक न्यूक्लियर फोर्स में W और Z बोसोन एक दूसरे को बांध कर रखते हैं। और इन्हीं ग्लूऑन W, Z बोसोन और फोटोन को बोसोन पार्टिकल कहा जाता है। और इनका काम सिर्फ फोर्स को कैरी करना होता है ताकि एटम के अंदर मौजूद सभी फोर्स काम कर सके और एटम में मौजूद न्यूक्लियस स्थिर रह सके। अब इसी वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही न्यूट्रिनो का जन्म होता है, क्योंकि वीक न्यूक्लियस की वजह से ही जो यूरेनियम, प्लूटोनियम जैसे एटम होते हैं वो हमेशा अपने अंदर से ऊर्जा को समय के साथ खत्म करते रहते हैं। और जब न्यूक्लियर रिएक्टर में इनका उपयोग एनर्जी बनाने में किया जाता है तब उसी दौरान बेटा डीके होता है। और उस बेटा डीके में या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाता है या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है। और जब ये प्रोसेस होता है तब उसी दौरान W पार्टिकल निकलते हैं और निकलते ही ये पार्टिकल तुरंत ही इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो में टूट जाते हैं और उस समय ही न्यूट्रिनो का निर्माण होता है। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि जिस प्रकार का इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसी प्रकार का न्यूट्रिनो भी बेटा डीके के दौरान निकलेगा। और यही बेटा डीके हमारे सूरज पर भी लगातार होता रहता है, क्योंकि सूरज पर लगातार हाइड्रोजन गैस मिलकर हीलियम गैस को बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से कई ट्रिलियन न्यूट्रिनो हर सेकंड हमारी धरती से होकर गुजरते रहते हैं। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन का अपना एक एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दिखने में एक जैसे होंगे, लेकिन जब वो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे
तो विस्फोट पैदा करेंगे। और वैसे ही न्यूट्रिनो का भी अपना एक एंटी न्यूट्रिनो होता है, और इसलिए बीटा डीके के दो अलग अलग सिचुएशन में ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पैदा होते हैं। जैसे कि अगर बीटा डीके के दौरान जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन सीधे न्यूट्रॉन में बदलता है, तब उस दौरान पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो का जन्म होता है। और जब न्यूट्रिनो सीधे प्रोटॉन में बदलता है, तब उस दौरान इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो का जन्म होता है। और ऐसे ही वैज्ञानिकों ने पाया कि जैसे इलेक्ट्रॉन का अपना एक एंटी पार्टिकल होता है, वैसे ही न्यूट्रिनो का भी अपना एक एंटी पार्टिकल होता है, जिसे एंटी न्यूट्रिनो बोला जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर एंटी पार्टिकल क्या होता है? तो इसका जवाब है कि एंटी पार्टिकल एकदम पार्टिकल की तरह होते हैं और इनका मास भी अपने एंटी पार्टिकल के बराबर होता है, लेकिन इनका स्पिन पार्टिकल के अपोजिट होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन नेगेटिव होता है, वैसे ही पॉजिट्रॉन का स्पिन पॉजिटिव होता है। और इसी वजह से जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं तो तुरंत नष्ट हो जाते हैं और गामा रेडिएशन को पैदा करते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, वैसे ही वैज्ञानिक प्रोटॉन का भी एंटी पार्टिकल बना रहे हैं ताकि उससे एंटी हाइड्रोजन बना सके और फिर उनसे ही एंटी मैटर को बना सके। यानी कि बीटा डीके के द्वारा वैज्ञानिकों को ये तो पता चला कि न्यूट्रिनो का अपना एक एंटी न्यूट्रिनो भी है। अब अगर न्यूट्रिनो की बात की जाए तो वैज्ञानिक इसे न्यूट्रल मानते हैं, यानी कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। और यही कारण है कि इसे डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा डिटेक्ट नहीं किए जा सकते। इसलिए न्यूट्रिनो का डिटेक्शन सिर्फ वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटी के द्वारा ही किया जा सकता है। और दूसरी चीज कि न्यूट्रिनो का मास इतना कम होता है कि इसकी स्पीड भी लाइट की स्पीड के आसपास होती है और इसी वजह से ये किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार चली जाती है। यहाँ तक कि सूरज से निकलकर हर सेकंड हमारी धरती की तरफ कई ट्रिलियन न्यूट्रिनो आते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो हमारी धरती से नहीं टकराते हैं और हमारी धरती को हर समय पार करते रहते हैं। इसलिए एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिक हर सेकंड में सिर्फ 3 ही न्यूट्रिनो को डिटेक्ट कर पाते हैं और बाकी के न्यूट्रिनो धरती से बिना टकराए पार हो जाते हैं। और यही चीज न्यूट्रिनो को सबसे खास बनाती है, क्योंकि जब सूरज के कोर में रेडिएशन बनते हैं तब उनको बाहर आने में करोड़ों साल लग जाते हैं, लेकिन न्यूट्रिनो जैसे ही बनता है वो तुरंत सन के कोर से बाहर आ जाता है और फ्रीली ट्रैवल करने लगते हैं और पूरे यूनिवर्स का सफर तय करते हैं। और जब कॉस्मिक रेज भी सुपरनोवा से निकलकर आती है और हमारे एनवायरनमेंट के पार्टिकल से टकराती है, तब भी न्यूट्रिनो पैदा होता है। और साथ ही साथ रेडियो डीके की प्रक्रिया में भी न्यूट्रिनो बनते रहते हैं। यानी कि हमारे ब्रह्मांड में हर तरफ न्यूट्रिनो का जन्म हो रहा है और हर तरफ फैलता रहता है और ब्रह्मांड की हर चीज के अंदर से ये गुजरता रहता है। यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर से भी कई ट्रिलियन न्यूट्रिनो गुजरते रहते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि आखिर न्यूट्रिनो क्या होते हैं, लेकिन इसका इतिहास भी काफी रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है, क्योंकि इसकी शुरुआत 1930 से हुई थी। उस दौरान वैज्ञानिक बीटा डीके पर रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने देखा कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है तब उस दौरान हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है। लेकिन जब वैज्ञानिक बीटा डीके के बाद टोटल मास का कैलकुलेशन करते हैं, तब वो पाते हैं कि जितना मास होना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर, उतना मास नहीं था। मतलब कि कुछ मास गायब था और ये घटना लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वायलेट कर रही थी। यानी कुछ मास था जिसको वैज्ञानिक ढूंढ नहीं पा रहे थे और वही गायब हुआ मास या पार्टिकल न्यूट्रिनो था, जो कि उस समय वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा था। फिर इसी को देखते हुए वुल्फगैंग पॉली ने एक ऐसे पार्टिकल की भविष्यवाणी की जो उस दौरान बीटा डीके के अंदर मिसिंग पार्टिकल की व्याख्या करता था। और उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में न्यूट्रिनो का मास, चार्ज और स्पिन के बारे में भी प्रिडिक्शन किया और उस समय उन्होंने मिसिंग पार्टिकल का नाम न्यूट्रॉन रख दिया। लेकिन 1932 में जब जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर ली, तब वैज्ञानिकों के सामने एक और समस्या खड़ी हो जाती है और वो ये थी कि 2 अलग अलग पार्टिकल का नाम न्यूट्रॉन था, जिसकी वजह आगे चलकर वुल्फगैंग पॉली द्वारा मिसिंग पार्टिकल का नाम न्यूट्रॉन से बदलकर न्यूट्रिनो रखा जाता है। और 1934 आते आते वैज्ञानिक इतना तो समझ ही चुके थे कि बीटा डीके के दौरान एक ऐसा पार्टिकल निकलता है जो कि न्यूट्रिनो है, लेकिन इसको ढूंढना बहुत मुश्किल था और बिना किसी एक्सपेरिमेंटल सबूत के किसी भी पार्टिकल को वैज्ञानिक दुनिया में जगह नहीं मिलती है। इसलिए वैज्ञानिक इसको डिटेक्ट करने के लिए कुछ नए एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के लिए 1942 में
वॉन गॉन्चोंग एक रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। उसमें वो न्यूट्रिनो के डिटेक्ट करने का प्रेडिक्शन करते हैं और इसी रिसर्च के सहारे 20 जुलाई 1956 को फ्रेडरिक रेंस और क्लाइड कोवान और उनकी टीम ने न्यूट्रिनो को डिटेक्ट किया था, जिसके लिए उन्हें 1995 में नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। अब अगर इस एक्सपेरिमेंट की बात करें तो ये एक्सपेरिमेंट साउथ कैरोलिना में मौजूद न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ किया जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक ये जानते थे कि न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान ही सबसे ज्यादा न्यूट्रिनो निकलते हैं, हर तरफ फैलते रहते हैं। और इसी को देखते हुए वैज्ञानिकों ने उस रिएक्टर के बाहर 2 बड़े बड़े वाटर टैंक बना दिए थे ताकि न्यूट्रिनो को डिटेक्ट किया जा सके। हम जानते हैं कि पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना होता है और उसमें हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, जिसकी वजह से जब रिएक्टर से न्यूट्रिनो निकलकर पानी के अंदर मौजूद प्रोटॉन से टकराएगा तो वो प्रोटॉन तुरंत न्यूट्रॉन में बदलकर पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो पैदा करेगा। और जब वो पॉजिट्रॉन अपने ऑपोजिट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो वो गामा रेडिएशन पैदा करेगा और इसी गामा रेडिएशन को वैज्ञानिक पकड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उस टैंक में लिक्विड सिंटिलेटर मिला दिया था और जब गामा रेडिएशन उस लिक्विड सिंटिलेटर से टकराता है तब वो नीले रंग की लाइट पैदा करता है। उस लाइट को डिटेक्टर के द्वारा मापा जाता है और इस तरीके से वैज्ञानिक न्यूट्रिनो के होने के सबूत खोज पाते हैं, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। 1960 में ऐसे म्यूऑन न्यूट्रिनो को भी खोज लिया जाता है, जिसके लिए 1988 में लियोन एम लेडरमैन, मेल्विन श्वार्ट्ज और जैक स्टाइनबर्ग को नोबेल प्राइज दिया जाता है। और वैसे ही साल 2000 में टाउ न्यूट्रिनो को खोज लिया जाता है। लेकिन वैज्ञानिक ये जानते हैं कि न्यूट्रिनो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, इसलिए इसकी खोज को आगे बढ़ाने के लिए जापान के वैज्ञानिकों ने एक सुपर डिटेक्टर बनाया जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और काफी बेहतर है। उस डिटेक्टर का नाम सुपर कैमियो कैंडे है, जिसे लोग सुपर के नाम से बुलाते हैं। और ये कैमियो कैंडे जापान में स्थित है और इसकी खास बात ये है कि ये जापान में मौजूद जिंक माइन में बनाया गया, जिसके लिए वैज्ञानिकों ने वहां पर 330 फीट तक खुदाई की और वहां पर इसे बनाया। इसको जमीन के अंदर इसलिए बनाया गया क्योंकि अगर ये धरती के ऊपर बनाया जाता तो वहां पे बहुत से लाइट और पार्टिकल ट्रैवल करते रहते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिनो का सही कैलकुलेशन नहीं हो पाता। इसलिए उसे जमीन के नीचे बनाया गया क्योंकि वहां पर न्यूट्रिनो की सही से कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिनो धरती से बिना टकराए आर पार चला जाता है और इसलिए वैज्ञानिक उसे जमीन के नीचे बहुत आसानी से डिटेक्ट कर पाते हैं। अब अगर सुपर के की बात करें तो ये एक विशालकाय डोम है जिसके अंदर लगभग 50,000 टन पानी भरा गया है और फिर उस पानी के चारों तरफ दीवारों पर लगभग 13,000 सेंसर लगाए गए हैं और उसके साथ साथ हजारों फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब भी लगाए गए हैं जो कि लाइट को कलेक्ट करने का काम करता है। इन सब खूबी की वजह से इसे सुपर डिटेक्टर कहा जाता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी इतनी है कि अगर हम चांद पर कोई कैंडल जला दें तो वहां से आने वाली लाइट को भी ये डिटेक्ट कर लेगा और इसलिए इसका यूज न्यूट्रिनो के लिए किया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि न्यूट्रिनो की स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास ही होती है, इसलिए जब वो वाटर से गुजरता है तब वो पानी में लाइट का कोन बनाता है, क्योंकि जब न्यूट्रिनो पानी में मौजूद परमाणु से टकराता है तब वो इलेक्ट्रॉन को पैदा करता है और वही इलेक्ट्रॉन एक नीले रंग का प्रकाश पैदा करता है जो कि एक कोन के आकार में फैलता है और इसे ही चेरकोव विकिरण कहा जाता है। मतलब कि अगर हम पानी में बंदूक से गोली चलाएं तो वो पानी में कोन की तरह लहरें बनाता है, वैसे ही न्यूट्रिनो भी पानी में जाते हुए कोन की तरह लाइट एमिट करता है और पानी में एक चमक पैदा होती है जो कि एकदम ब्लू कलर की होती है। और उन रेडिएशन को कैलकुलेट करके न्यूट्रिनो की संख्या और उसके मास का पता लगाया जाता है और न्यूट्रिनो का द्रव्यमान पता लगाने के लिए डिटेक्टर की एफिशिएंसी पर बहुत ध्यान दिया जाता है। जब सुपर के ने 1996 में न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करना शुरू किया तब वैज्ञानिकों को अजीब सी चीज मिली, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जितने न्यूट्रिनो का अनुमान लगाया था उन्हें सिर्फ 20% न्यूट्रिनो ही डिटेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे थे और 80% न्यूट्रिनो का उन्हें कोई अता पता नहीं था। मतलब कि अगर सूरज से न्यूट्रिनो लगातार धरती तक आ रहे हैं और कैलकुलेशन के हिसाब से डिटेक्टर में हर सेकंड 100 न्यूट्रिनो डिटेक्ट होने चाहिए थे, लेकिन वैज्ञानिक मात्र 20% न्यूट्रिनो ही डिटेक्ट कर पाते थे। यही चीज वैज्ञानिकों को परेशान कर रही थी और इसका जवाब 2002 में खोज लिया जाता है। तब जाके पता चलता है कि ये जो न्यूट्रिनो सूरज से निकलता है वो किसी भी टाइम अपना रूप बदलकर म्यूऑन और टाउ न्यूट्रिनो में बदल जाता है।
यही रीजन था जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट में सभी न्यूट्रिनो डिटेक्ट नहीं हो पा रहे थे। आगे चलकर जब एक्सपेरिमेंट और थ्योरी पर काम किया गया तो वैज्ञानिकों ने पाया डिटेक्टर से गुजरते समय 100% में से 40% न्यूट्रिनो म्यूऑन न्यूट्रिनो में बदल जाते थे और 40% टाउ न्यूट्रिनो में बदल जाते हैं और बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होते थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूट्रिनो एक साथ 3 स्टेट में रहता है और उसे डिटेक्ट करते समय 3 में से कोई एक स्टेट ही डिटेक्ट की जा सकती है। इसे हम श्रोडिंगर थॉट एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं, जिसमें हम इमेजिन करते हैं कि एक बिल्ली बॉक्स के अंदर है और उस बॉक्स में एक जहर की बोतल भी रखी गई है। बॉक्स को बंद किया जाता है। उसके कुछ मिनट के बाद 2 संभावना बनती है, या तो बिल्ली जिंदा होगी या तो मर गई होगी। लेकिन जब तक आपने बॉक्स को खोला नहीं है तब तक आप ये नहीं कह सकते कि बिल्ली जिंदा है या मर गई है। मतलब जब तक आप उस बिल्ली को नहीं देखोगे तब तक वो दोनों अवस्था में है। लेकिन अब जैसे ही आप उसे खोलकर देखोगे तो आपको बिल्ली जिंदा मिलेगी या फिर मरी हुई मिलेगी। मतलब जब तक उसे कोई नहीं देखता है तब तक वो 2 अवस्थाओं में मौजूद है, लेकिन जैसे ही उसकी कोई जांच करने जाता है वैसे ही वो एक अवस्था में मौजूद हो जाती है। और यही चीज हमारे क्वांटम कणों में भी पाई जाती है। जब वो स्पेस में होते हैं तब वो एक साथ कई अवस्था में होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई डिटेक्ट करता है तो वो सिर्फ एक ही अवस्था में हो जाते हैं। और यही चीज हमारे इलेक्ट्रॉन के साथ भी होती है। जब तक उसे कोई नहीं देखता या ऑब्जर्व नहीं करता है तब तक वो वेव और पार्टिकल दोनों अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही उसे ऑब्जर्व किया जाता है तब उस समय वो या तो पार्टिकल की तरह दिखाई देता है या फिर वेव की तरह दिखाई देता है। और यही न्यूट्रिनो के साथ भी होता है, क्योंकि जब वो सूरज से निकलता है तब वो तीनों अवस्थाओं में मौजूद होता है, लेकिन जैसे ही वो डिटेक्टर से गुजरता है तब वो सिर्फ एक ही अवस्था में होता है। इसलिए जब सूरज से आते हुए न्यूट्रिनो डिटेक्ट होते हैं तब वह कभी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होते हैं तो कभी म्यूऑन और कभी टाउ न्यूट्रिनो होते हैं। न्यूट्रिनो की ये खूबी बहुत ही खास है, क्योंकि न्यूट्रिनो की कल्पना तो आज से लगभग 100 साल पहले ही कर दी गई थी, लेकिन इसके बारे में अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि न्यूट्रिनो इतना खास है कि आने वाले समय में इसकी ही वजह से विज्ञान के नए राज खुलेंगे। और खुद न्यूट्रिनो में ऐसे गुण हैं कि इसका यूज इंसानों और टेक्नोलॉजी के लिए किया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से कुछ साल पहले तक वैज्ञानिकों को यही लगता था कि दुनिया में एक ही टाइप के न्यूट्रिनो है। फिर धीरे धीरे हमें नए न्यूट्रिनो भी मिले और फिर वैज्ञानिक न्यूट्रिनो के बारे में सोचते थे कि उसके अंदर मास नहीं होता है, लेकिन आगे चलकर यह भी साबित हो जाता है कि न्यूट्रिनो के अंदर मास होता है और वो दोलन भी करता है, जिसके लिए जापानी साइंटिस्ट तकाकी कजिता को नोबेल प्राइज भी मिला था। यानी कि साफ है कि न्यूट्रिनो की मंजिल अभी दूर है और हमें न्यूट्रिनो के सफर में और आगे बढ़ना है। इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक बड़े बड़े कदम भी उठा रहे हैं और उनमें सबसे बड़ा कदम साउथ पोल पर मौजूद आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी है, जो वहां पर मौजूद बर्फ के नीचे ही बनाई गई है। क्योंकि न्यूट्रिनो को ढूंढने के लिए हमें बहुत सारे पानी की जरूरत है और हम पानी की किसी लैब में एक सीमित सीमा तक जमा कर सकते हैं। इसलिए हम लैब के अंदर लिमिटेड न्यूट्रिनो ही डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें बड़े पैमाने पर न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होगी। इसी को देखते हुए वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना कोई ऐसी जगह चूज की जाए जहां पानी ही पानी हो, और इसलिए वैज्ञानिकों ने साउथ पोल को चूज किया, जहां पर पानी के रूप में बर्फ का बहुत बड़ा भंडार है। इसलिए आने वाले भविष्य में वहां पर न्यूट्रिनो की बड़े तादाद में खोज की जाएगी। वहीं हम इंडिया की बात करें तो भारत भी न्यूट्रिनो की लैब तमिलनाडु के थेनी जिले में बना रहा है, ताकि न्यूट्रिनो की खोज में भारत भी आगे बढ़ सके। और साथ ही दूसरी तरफ वैज्ञानिक ऐसे छोटे छोटे इक्विपमेंट बनाने की तैयारी में भी है, जिसको सैटेलाइट के द्वारा स्पेस में भी भेजा जा सके और न्यूट्रिनो की और भी जानकारियों को जमा किया जा सके। मतलब साफ है कि वैज्ञानिक न्यूट्रिनो से मिलने वाली चुनौती का सामना जमकर कर रहे हैं और हर दिन न्यूट्रिनो के रहस्य को सुलझा रहे हैं। तो मतलब यही है कि 100 सालों में हमने न्यूट्रिनो के बारे में बहुत कुछ जाना और अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो आप भी हमारे साथ इस सफर में बने रहिए, जहां पर आप हर दिन कुछ ना कुछ नया जानेंगे। धन्यवाद।